हेलो स्टूडेंट्स, 10th साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पर अपना पिछली जो वीडियोस थी वह क्लास में अपन ने ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र चल रहा था। निचले श्वसन तंत्र के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था? श्वास नली पढ़ ली थी। दूसरा पढ़ा था श्वसनी और श्वसनिकाएं। किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, डायग्राम वगैरह बना के बढ़िया समझा दिया था। आज तीसरा अपना पार्ट है, वो है फेफड़े। लंग्स। तो मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं और कहाँ होते हैं वो? वक्ष गुहा में ऊपर की ओर, डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। ये कोमल लचीले स्पंजी ऊतक के बने हुए हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बायां फेफड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है। ये दाएं फेफड़े में 3 पिंड होते हैं, 3 खंड होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में 2 ही होते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा हर दिया जाता है हमारी, इस वजह से। फेफड़ों में क्या असंख्य मात्रा में इसमें केशिकाएं, कूपिकाएं, रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां पाई जाती है। ठीक है। फिर ये क्या होता है, इसमें मैंने कहा था लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं वगैरह पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। और फेफड़े क्या है? मुख्य श्वसन अंग है, बिना इसके श्वसन नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। फेफड़े देखते हैं। ये है फेफड़े, इनको क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं। फेफड़े जिनको अपन फुफ्फुस लचीले लचीले, साथ के साथ बोलता हूँ लिखते चले, लचीले कोमा कोमल तथा हल्के हल्के गुलाबी गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये जोड़े में पाए जाते हैं। ये जोड़े के रूप में, मैंने कहा था भी वक्ष गुहा, यह जोड़े के रूप में शरीर में, यह जोड़े के रूप में शरीर में वक्ष गुहा में वक्ष गुहा में वक्ष गुहा में दाएं व बाएं भाग में, वक्ष गुहा में दाएं व बाएं दाएं व बाएं भाग में डायफ्राम, तनु मध्य पड़, डायफ्राम के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं भी? डायफ्राम के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। ठीक है। अब आता है फेफड़े। थोड़ा पेन चेंज करता हूँ। फेफड़ों फेफड़ों में असंख्य असंख्य श्वास नलियां, श्वसनिकाएं बताया था ना मैंने, श्वास नलियां, कूपिकाएं 10 मिलियन, तो 30 मिलियन कूपिकाएं, कोमा रक्त वाहिनियां कोमा लसिका वाहिनियां। और क्या पाया जाता है? लसिका वाहिनियां। फिर क्या आते हैं? लचीले लचीले तंतु, लसिका वाहिनियां लचीले तंतु, झिल्ली झिल्ली झिल्लियों तथा केशिकाएं,
जो छोटी नलिकाएं होती है ना रक्त की, उनको बोलते हैं केशिकाओं। केशिकाओं से होता है। और फेफड़े फेफड़े के निर्माण में क्या होते हैं भी, बहुत सारी जो श्वास नलियां, कूपिकाएं, रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां, लचीले तंतु, झिल्लियां, ये सब मिलके और केशिकाएं मिलके क्या बनाते हैं भी, इसका निर्माण करते हैं। अब आता है दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, क्योंकि दाएं फेफड़ा क्या होता है भी, बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, क्योंकि दाएं फेफड़े में कितने पेट पाए जाते हैं भी, 3। दाएं फेफड़े 3 खंड बोल लो या इसे पिंड कहते हैं, 3 खंड पाए जाते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में केवल कितनी खंड पाई जाती है, बता देते हैं। आप पॉज करके देख लिया करो, लिखना हो तो पॉज कर लिया करो वीडियो को और फिर लिख लिया करो, या रुक रुक के पॉज करके लिख लिया करो। जबकि बाएं फेफड़े में केवल 2 खंड या पिंड पाए जाते हैं। तो क्या होता है भी, दायां फेफड़ा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है। फिर आता है प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी 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 दबा सकते, स्पंजी ऊतकों से बना होता है, जिसमें कई केशिकाएं, कैपिलरीज, छोटी नलिकाएं, केशिकाएं जैसे बारीक सुई के जैसी केशिकाएं, और लगभग कितना भी 30 मिलियन जान दो, 1 मिलियन बोलते हैं 10 लाख को, 30 मिलियन कूपिकाएं मैंने बताई दी थी पिछले क्या, कूपिकाएं पाई जाती है, अभी बताएंगे भी सही। तो इस तरह से क्या होता है भी, दायां फेफड़ा तो बड़ा होता है, इसमें 3 पिंड होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में क्या होते हैं, केवल 2 ही पिंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हृदय आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, कूपिकाएं पाई जाती है, इससे कपनुमा संरचना है, क्या कहलाती है, कूपिका। ठीक है, इस तरह से होती है, तो छोट बड़ी बनाई वो छोट, और इसके चारों ओर क्या होती है भी, रक्त केशिकाएं घूम होती है, इसमें रक्त केशिकाएं वगैरह कूपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब आती है कूपिका। मैंने कहा था कूपिका कैसी, कपनुमा संरचना है, कपनुमा, देखो कपनुमा नहीं किस तरह से, कूपिका एक कपनुमा संरचना होती है। ठीक है, कपनुमा संरचना होती है, और श्वसनिका और श्वसनिका के अंतिम, कहा था अंतिम सिरे पर, श्वसनिका के अंतिम सिरे पर पाई जाती, मैंने कह भी दिया पिछली बार, श्वसनिका के अंतिम सिरे पर ये असंख्य केशिकाओं से घिरी होती है, चारों तरफ क्या होती है भी, असंख्य केशिकाएं पाई जाती है, केशिकाओं का इस तरह से जाल पाया जाता है कि रक्त केशिकाएं इस तरह से घिरी रहती है इसको चारों तरफ से, ताकि क्या आ जाए, जो गैसों का आदान प्रदान हो सके। ठीक है,
अब आता है कूपिका में क्या होता है, शल्कीय उपकला पाया जाता है। कूपिका में कौन सा भी, शल्कीय उपकला, ध्यान रखना भी, शल्की मतलब टाइल जैसा पतला, प्याज की झिल्ली जैसा, शल्कीय उपकला पाया जाता है। सबकी उपकला पाई जाती है, तो पाई जाती है, शल्कीय उपकला पाई जाती है जो केशिका में, जो केशिका में प्रवाहित, जो केशिका में प्रवाहित रुधिर, केशिका में रुधिर प्रवाहित होगा, रुधिर, रुधिर में से गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान कर, आदान प्रदान में सहायता करती है। ठीक है भी, गैसों के आदान प्रदान में क्या करती है, सहायता करती है। कोपिका में क्या होता है, शल्कीय उपकला उत्तक होता है जो क्या करता है, तो केशिका में जो रक्त प्रवाह है उसमें गैसों का कार्बोक्सिजन तो चली जाएगी, ऑक्सीजन तो अंदर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फेफड़े। अब दूसरा देखते हैं श्वसन मांसपेशियां। तो श्वसन मांसपेशियों में क्या होता है, मुख्य रूप से कौन आता है भी, डायफ्राम की पेशियां। ठीक है, डायफ्राम की पेशियां, डायफ्राम में कहा था मध्यपट। ठीक है, ये क्या करता है, सांस को छोड़ने और लेने में मदद करता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सांस लेते हैं वायु अंदर चली जाती है, छोड़ते हैं तो बाहर आ जाती है, डायफ्राम इसमें। इसके अलावा क्या होती है, फसलों में अंतरा पेशियां भी पाई जाती है विशेष प्रकार, जो क्या करती है, फेफड़ों में सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, तो पहला हो गया अपने, तीसरा था पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन, तीसरी है श्वसन मांसपेशियां या श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। कोई दिक्कत है, तीसरा श्वसन मांसपेशियां। देखते हैं इसमें, यह फेफड़ों, यह फेफड़ों में गैसों के आदान, गैसों के आदान प्रदान, आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी, क्या के लिए आवश्यक है, मतलब क्या होती है भी, यह फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। ठीक है, मांसपेशियां, ये मांसपेशियां श्वास लेने, श्वास लेने व छोड़ने, श्वास लेने व छोड़ने में सहायता करती है। अब आता है इसके लिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट, इसके लिए मुख्य रूप से कौन भी, डायफ्राम या मध्यपट, मध्यपट या जिसको डायफ्राम भी कहते हैं, डायफ्राम उत्तरदायी है। कौन है भी, डायफ्राम, यही क्या करता है, श्वसन के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। डायफ्राम, पैराग्राफ से, डायफ्राम कंकाली, कंकाली पेशी मतलब शरीर को बनाने वाली संरचना, कंकाली पेशी से बनी हुई एक पतली चादर नुमा, मोटी चादर नुमा संरचना है जो वक्ष स्थल, में पाए जाते हैं, जो वक्ष स्थल की सतह, ये क्या करती है, वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करती है। वक्ष गुहा
वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भी? वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। कोई दिक्कत है? डायफ्राम, अब क्या होता है, डायफ्राम जब संकुचित होता है तो सांस अंदर आती है, और जब शिथिल ढीला होता है तो वायु बाहर चली जाती है। डायफ्राम, डायफ्राम के संकुचन, डायफ्राम के संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना से वायु, वायु नासिका से फेफड़ों, फेफड़ों में प्रवेश, फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो डायफ्राम के संकुचन से क्या होती है भी? जो वायु होती है वो कहाँ? फेफड़ों में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है वो? फेफड़ों में। और जब शिथिल होती है, ढीली हो जाती है, छोड़ते हैं, ठीक है, तथा शिथिलन, शिथिलन, शिथिलन मतलब सिकुड़ना, ढीला पड़ना। शिथिलन, शिथिलन से वायु फेफड़ों, फेफड़ों से बाहर आती है। और जब शिथिल हो जाती है, संकुचित होता है डायफ्राम, तो क्या हो जाती है भी? वायु नाक से कहाँ चली जाती है? फेफड़ों में। अब जब शिथिल ढीला हो जाता है तो कहाँ आती है? फेफड़ों से बाहर आ जाती है। फिर है, मैंने कहा था इसके अलावा क्या होती है? पसलियों में पाई जाने वाली मांसपेशियां, में डायफ्राम। इसके अलावा, पैराग्राफ चेंज करके, इसके अलावा पसलियों, पसलियों, इसके अलावा पसलियों, पसलियों में पाए जाने वाली मांसपेशियां, पाई जाने वाली मांसपेशियां, जिसको लिखते हैं हम अंतरा परशुक, इंटरकोस्टल मसल, अंतरा परशुक पेशियां, अंतरा परशुक पेशियां, ठीक है भी। अंतरा परशुक पेशियां भी डायफ्राम के संकुचन, संकुचन व शिथिलन में मदद, मदद करती है। कोई दिक्कत है? नहीं है, मदद कर। तो डायफ्राम के अलावा क्या होती है भी? जो अंतरापृष्ठ पेशियां होती है, डायफ्राम के संकुचन में मदद करती है। ये हो गए हमारा श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र के आज अपन ने 3 भाग पूरे पढ़ लिए हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र जिसमें 4 भाग आते हैं, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र, लेरिंग्स। फिर आता था निचला श्वसन, जिसमें क्या आती है? मुख्य रूप से क्या आते हैं भी? श्वास नली, श्वसनीय, श्वसनिका, फेफड़े, ये खत्म हो गए। और तीसरा था अपने श्वसन मांसपेशी, जिसमें डायफ्राम और अंतरापृष्ठ पेशियां। ठीक है, श्वसन तंत्र पूरा हो चुका है। पढ़ेंगे अगला टॉपिक अपना श्वसन तंत्र की क्रिया विधि, मतलब गैस से गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और नोट्स भेजते रहिए भी मुझे। नोट्स नहीं बना रहे कोई भी? मज़ा नहीं आता क्या साइंस पढ़ने? बनाओ भी जल्दी, नोट्स बनाओ और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है।